नमस्कार, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी सेमेस्टर 6 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। आज की इस क्लास में मैं आपको पूरे सिलेबस से एनालाइज करके प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। आपको इनके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना। ये सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए, सेमेस्टर 6 वाले स्टूडेंट्स को मैंने लास्ट टाइम भी ऐसे ही करवाया था। डिट्टो सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए थे और ये चीज़ आपको पहले से पता होगा अगर आप चैनल से जुड़े हुए होंगे। जो नहीं जुड़े हुए हैं, किस बात की देरी कर रहे हो भाई? अभी की अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस वीडियो के अंदर जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं आज की इस क्लास के अंदर, यही सिर्फ आपको पढ़ना है। और जब मेरी क्लासेस होगी तो मैं इन्हीं एक एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी कर दूंगा, तो आपको इससे काफ़ी ईजी हो जाएगा, आपको टॉपिक समझ में भी आ जाएगा। एग्जाम्स के अंदर कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कंसेप्ट मैं आपको क्लासेस में समझा दूंगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक ग्रंथ की व्याख्या में किस तरह की समस्याएं और चुनौतियां सामने आती हैं, यानी कि व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस फेस्ड इन इंटरप्रेटिंग अ टेक्स्ट। ये जो क्वेश्चन देखोगे आपने जो आपका सिलेबस है वो चैप्टर फर्स्ट में से ये क्वेश्चन एवरी ईयर पूछा ही जाता है और किस तरीके से घुमा के दिया जा सकता है इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये भी बताया सभी क्वेश्चंस के अंदर, तो इससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा। आज मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको उन सभी क्वेश्चंस को देने वाला हूं और क्वेश्चंस को मैं ब्रीफ में आपको बता भी दूंगा आखिर इन क्वेश्चन में है क्या, ताकि जब मैं आपको इनकी एक एक क्वेश्चंस की मैं सेपरेट क्लासेस लेने वाला हूं तो एक एक क्वेश्चंस को मैं डीपली में समझा दूंगा। क्लियर है? चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल आपको यही बताना है कि एक ग्रंथ की व्याख्या, मान लो कि एरिस्टोटल की बुक है पॉलिटिक्स एंड प्लेटो की बुक है रिपब्लिक, तो इनके द्वारा जो भी ग्रंथ या बुक जो लिखी जाती है उस बुक को पढ़ने में या उनसे कुछ समझने में कौन कौन सी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। अब चाहे लिखावट की हो या लैंग्वेज की हो या ट्रांसलेशन की हो या अंडरस्टैंडिंग की हो, एक नहीं अनेक प्रॉब्लम आ सकती है। अब उसके फ़ायदे भी हैं तो नुकसान तो होगा ना बॉस, है जाहिर सी बात है ये। तो यही चीज़ आपको इस फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है, लेकिन दो चीज़ आपसे पूछा गया है। एक पूछा गया आपसे समस्याएं क्या है और चुनौतियाँ क्या है। अब स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि समस्याएं चुनौतियाँ तो एक ही होता है, देखने में सुनने में तो आपको एक ही लग रहा है, बट कुछ कुछ इसमें डिफरेंस होती है। जैसे कि आप समस्या में बता दोगे कि क्या समस्या हमें आ रही है, और चैलेंजेस में कि ये चैलेंजेस है, अब इनको इन सभी चीज़ों से समाधान किया जा सकता है। तो इनमें दोनों चीज़ बताना होता है आपको। जो चैलेंजेस होंगे उसमें दोनों चीज़ बताना होगा, क्या हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है, और प्रॉब्लम्स में सिर्फ प्रॉब्लम्स हमें गिनवानी होती है। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है और एग्जाम में यही स्टूडेंट समझ नहीं पाते। फिर जब रिजल्ट आता है, हम लिख के तो सारे आए थे, मार्क्स नहीं मिला। अरे मार्क्स कैसे मिलेगा भाई? दोनों चीज़ को समझोगे तभी तो मार्क्स मिलेगा। चलिए, सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अरस्तु के स्वरूप यानी कि फॉर्म के सिद्धांत का प्लेटो के स्वरूप के सिद्धांत से आपको तुलना करना है। पहले तो आपको मैं ये बता दूँ, मैं सेकंड क्वेश्चन पे अब इसको समझाऊंगा अभी मैं। इससे पहले आपको मैं ये बता दूँ कि क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी आखिर इसका मतलब क्या है, तभी तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। क्वेश्चंस मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया भी, कुछ समझ में आया। अभी देखिए यहाँ पे, ये जो आपका जो थर्ड ईयर है, 5th और 6th सेमेस्टर, इन दोनों सेमेस्टर में आप फिलोसफी के बारे में पढ़ने वाले हो। इस सेमेस्टर के अंदर 5th सेमेस्टर के अंदर दो सब्जेक्ट है। पहला है क्लासिकल पॉलिटिकल, इसके अंदर जो प्राचीन टाइम से हमारे पास फिलोसफर जो रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे कि ग्रीस वगैरह के अंदर, क्योंकि यूनान कहीं चला करता था, वहीं से डेमोक्रेसी निकल कर आया, वहीं से पॉलिटिक्स निकल कर आया, यही सी सारी चीज़ें वहीं से निकल कर आए। क्योंकि आप देखोगे तो एरिस्टोटल हो गया, प्लेटो हो गया, सिकंदर हो गया एंड सुकरात, सब वहीं के जो थे भाई। तो इस तरीके से क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर हम उनके थॉट्स को पढ़ने वाले हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के रहे हैं, जैसे प्लेटो हो गया, एरिस्टोटल हो गया, मैकियावेली हो गया, टैलिस्बोल हो गई। तो सबके अपने अपने थॉट्स होंगे, उन्हीं थॉट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। जॉन लॉक, होब्स, रूसो, इन सब को। क्लियर है? ये इसलिए इसको बोला जाता है क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी, क्योंकि ये कौन से हैं ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अपने सेकंड वाले क्वेश्चन पे, जो आपको मैं बता रहा था। सेकंड क्वेश्चन में सिंपल, जब भी क्वेश्चन को घुमा कर दिया जाता है तो वही चीज़ हमें समझ में नहीं आती। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर एरिस्टोटल और प्लेटो के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं उनमें आपको कंपैरिजन करना है। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा के दिया जा सकता है। प्लेटो एरिस्टोटल, ठीक है, स्वरूप के सिद्धांत पर तुलनात्मक निबंध लिखिए। इस क्वेश्चन में पूछा जाता है इस तरीके से, या इस तरीके से पूछा जा सकता है। और भी तरीके इसको पूछने के। प्लेटो के पारलौकिक परियतियों के सिद्धांत का वर्णन कीजिए
और उसके राजनीतिक और नैतिक दर्शन में शुभ के प्रत्यय की विवेचना कीजिए। कितना भयंकर लग रहा है सुनने में, बिल्कुल हलवे की तरह समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। तो एक क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिंपल एरिस्टोटल और प्लेटो के प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब करना है। एरिस्टोटल ने गवर्नमेंट को क्लासिफिकेशन किया है, पहला ये। एंड एरिस्टोटल के द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया है और जो इसके प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, आपको ये डिस्क्राइब करना है। और प्लेटो के द्वारा जो एक राजा कैसा होना चाहिए, एक आइडियल स्टेट का जो प्रिंसिपल है, इसमें आपको वो डिस्क्राइब कर देना है। तो क्वेश्चन को ये डायरेक्ट ना कह के आपको वो कोई इस तरीके से घुमा कर दे सकते हैं। यही चीज़ मेरे को आज इस वीडियो के अंदर आपको बताना है। तो ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम है, लेकिन बस घुमा कर दे दिया गया है, इसलिए मैंने आपको इसमें और में दे दिया है। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होने वाला है। कौन से तीनों का? एक ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, और ये वाला। एरिस्टोटल और प्लेटो के ऊपर मेरी वीडियोस बनी हुई है ऑलरेडी, तो जिन जिन की वीडियोस बनी हुई है मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक कीजिएगा और उनको देख लीजिएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी जिनकी वीडियोस नहीं बनी उनको तो मैं सेपरेट एक एक वीडियोस में समझाने ही वाला हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या है? मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। अब आपको अगर ये क्वेश्चन बोल दिया जाए, मान लो ये कुछ भी ना हो क्वेश्चन के अंदर, ये बिल्कुल कुछ भी ना हो, मान लो मैं छुपा लेता हूँ, तो आप कैसे समझोगे? क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट ही अगर वो स्टेटमेंट आपसे कह दिया जाए जो किसी फिलोसफर के द्वारा कहा गया है, लेकिन उसका नाम ना कहा जाए, तो ये तभी आपको समझ में आएगा जब आपने उस कंसेप्चुअल जो कंसेप्ट है उसको आपने क्लियर कर रखा है, जाहिर सी बात है। तो इस क्वेश्चन में देखोगे तो मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, ये एरिस्टोटल के द्वारा कहा गया था। तो अरिस्टो के विचारों को बताने के लिए एग्जामिनर क्या करेगा? कोई एक स्टेटमेंट उठाएगा, वो आपको सिंपल एग्जाम में दे देगा। तो इसमें आपको बताना है अरिस्टोटल के विचार राज्य के ऊपर। इंसान राज्य में रहकर ही एक इंसान है, जो इंसान राज्य में नहीं रहता या तो वो इंसान नहीं है, वो सुपरमैन है या भगवान है या वो जानवर है। इंसान वही है जो राज्य में रहता है, और राज्य में रहने के नाते उसके पास कुछ अधिकार हैं और वो उन अधिकारों को इस्तेमाल कर सकता है। तो यहीं से स्टार्ट होती है नागरिकता की बात, इसकी नागरिकता। तो एक स्टेट का जो कंसेप्ट है एरिस्टोटल का, इसके अंदर वो बताना है, और एक स्टेट में रहने वाले जो नागरिक हैं, जो सिटीजन है, उनका क्या कंसेप्ट है। जैसे इसने कहा था कि महिलाओं को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, है ना, और इसने ये भी कहा कि जो विदेशी उनको भी नहीं मिलना चाहिए, जो बैकवर्ड लोग हैं उनको भी नहीं मिलना चाहिए, जो स्लेब्स वगैरह हैं, जैसे कि जिसको गुलाम कहा जाता था। पहले क्या होता है ना कि गुलाम बनाकर लोगों को बेचा खरीदा जाता था, उनसे काम करवाया जाता था। तो महिलाओं को एंड विदेशियों को एंड स्लेब्स, इन तीनों को इसने नागरिकता से हटा ही दिया। तो एरिस्टोटल के द्वारा ये कहा गया। तो स्टेट के ऊपर और सिटीजन के ऊपर क्या इसके विचार हैं। और इसने एक मनुष्य को राजनीतिक प्राणी क्यों कहा? क्योंकि इंसान सभी जगह जो अपने राज्य में रह रहा है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिसीजन से प्रभावित होता है। या तो स्टेट के द्वारा जो भी डिसीजन होगा उसका अफेक्ट सभी पॉलिटिक्स यानी कि सभी जनता पे पड़ता है उसका, या जब भी हम कोई भी डिसीजन लेने की बात करते हैं वहाँ पे पॉलिटिक्स होता ही होता है। तो एक इंसान जो स्टेट में रहता है, इसी कारण से वो एक क्या कहलाता है? पॉलिटिकल एनिमल कहलाता है, यानी कि एक राजनीतिक प्राणी कहलाता है। अरिस्टोटल को पॉलिटिक्स का फादर कहा जाता है, यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस है इसका फादर कहा जाता है। और ये चीज़ जो इसकी बुक है अरिस्टोटल की पॉलिटिक्स, उसके अंदर इसने सारी अपनी कहानी बताई है। तो ये थर्ड क्वेश्चन जो है ये इसके ऊपर आया हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे घुमा के दिया जा सकता है? इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी दिया जा सकता है। देखो इसमें नाम नहीं बताया, मनुष्य स्वभाव से एक क्रांतिक प्राणी है, मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल बाय नेचर, बट इसमें नाम नहीं बताया ये कि लाइन किसने कहा। अब अगर आपको पता है तो आप सिंपल इसको बता दोगे, ठीक है। तो कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं ना आपको अच्छे तरीके से? कंसेप्ट समझ में आ गए तो जब इनकी मैं क्लासेस लूँगा एक एक क्वेश्चंस की, तो आपको लगेगा हाँ ये मैंने इस वीडियो के अंदर समझ, कंसेप्ट आपको क्लियर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन, रिपब्लिक। अब मैंने आपको सिर्फ रिपब्लिक कहा, तो रिपब्लिक जैसे पॉलिटिक्स एरिस्टोटल की बुक है, वैसे ही रिपब्लिक प्लेटो के द्वारा लिखी गई एक ग्रंथ, एक बुक है। क्लियर है? ये देखिए, रिपब्लिक ग्रंथ में प्लेटो के द्वारा प्रतिपादित परिवार और संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आपको सबसे पहले बताना है प्लेटो कौन था, है एक ग्रीस फिलोसोफर जो कि एथेंस का नाम सुना होगा दोस्त आपने, वहाँ से बिलोंग करता है। एथेंस क्या है? एक शहर है। स्पार्टा क्या है? एक शहर है। कहाँ पे? यूनान, जिसको आज हम ग्रीस कहते हैं। क्लियर है? और यहाँ पे जो सिद्धांत पूछा गया आपसे, ये पूछा गया प्लेटो के द्वारा
परिवार और संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत बताना है आप सभी को। अब जब हम क्वेश्चन को देखते हैं तो वन टाइम में तो समझ में नहीं आता कि ये क्या पूछ लिया गया है, क्योंकि टोटली ये थॉट्स हैं प्लेटो के, और प्लेटो के थॉट्स को बताने के लिए आपको प्लेटो को पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। प्लेटो के द्वारा ये कहा गया है कि जो भी एक राजा होगा वो एक आइडियल, देखो प्लेटो एक आइडियल स्टेट बनाना चाहता था। आइडियल स्टेट मतलब एक सपनों का राज्य। हम सपने देखते हैं ना कि यार मैं चाहता हूँ कि हमारा देश ऐसा हो वैसा हो, या हमारे देश का राजा ऐसा हो जो प्रजा की सुनता हो, मन की बात नहीं काम की बात करता हो, है ना। काफ़ी सारे लोग कुछ भी कह देते हैं यार, सबकी अलग अलग कहानी है यहाँ पे। वैसे ही परिवार और संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत प्लेटो के द्वारा इसलिए दिया गया ताकि ये अपने सपने को साकार करने के लिए, यानी कि ये एक राज्य में सपनों का राजा चाहता था। एक ऐसा राजा जो एक आदर्श राजा हो। आदर्श राजा मतलब एक आइडियल, कि भाई लोग हाँ चाहते हैं कि ऐसा राजा होना चाहिए, और ऐसा राजा होगा तो उस देश का कल्याण होगा। इसीलिए इसने एक प्रिंसिपल दिया, और उस प्रिंसिपल को परिवार और संपत्ति का साम्यवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिवार और संपत्ति का साम्यवाद, यानी कि प्लेटो थ्योरीज ऑफ कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है कि जो एक राजा है, तो यानी कि जो प्लेटो एक आइडियल स्टेट बनाना चाहता था, उसी आइडियल स्टेट को बनाने का एक जो जरिया है वो ये प्रिंसिपल है। क्या है इसमें देखते हैं। मान लो एक राज्य है, और इस राज्य में जो राजा होगा वो एक ऐसा राजा होगा, जब वो एक राजा बन जाता है तो उसकी ना ही कोई अपनी कोई परिवार नहीं होगी, ना अपना उसका बेटा ना बीबी, सबसे वो उसको अलग रहना पड़ेगा। उसको ये भी नहीं पता हुआ कि ये मेरी बीबी है ये मेरा बच्चा है, सब कुछ अलग। क्लियर है? पहला परिवार का मतलब। संपत्ति का मतलब जो भी राजा है उसकी कोई भी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी, पूरा देश उसी का तो है। तो राजा एक प्रजा के लिए होगा। तो एक राज्य का अपना परिवार ना होकर देश की सभी जनता उसके परिवार है, उसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी ना होकर सभी जनता यानी पूरा देश ही तो उसका प्रॉपर्टी है, और उसकी सुरक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। क्यों? अगर एक परिवार हुआ तो यहाँ से उसके अंदर लालच आएगी भाई, कि भाई यहीं से परिवारवाद आएगा। अरे इस पोस्ट पे, अरे अपने चाचा के भाई को बैठा देता हूँ, चाचा के बेटों को बैठा देता हूँ, यहीं से परिवारवाद स्टार्ट हो जाएगा है। तो यहाँ से जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो नहीं आ पाएंगे भाई। तो राजा परिवार को नहीं देखेगा पहला। उसके बाद संपत्ति का लालच नहीं होना चाहिए, संपत्ति नहीं होना चाहिए भाई। तो कुछ समय पहले तक जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो जब मैंने पढ़ा प्लेटो के बारे में, तो मुझे लगा था कि मोदी जी भी तो ऐसे ही हैं भाई, ना परिवार है, संपत्ति से कोई इतना तो है नहीं खास कि मोदी जी की बहुत संपत्ति है। तो कहीं ना कहीं अब देखोगे तो प्लेटो का जो आइडियल स्टेट था कि परिवार नहीं होना चाहिए, मोदी जी का कोई ऐसा कोई परिवार तो है नहीं कि नहीं माँ से कहीं मिलने जाते नहीं, एक आध बार चले गए साल में, परिवार ऐसा कोई खास है नहीं, संपत्ति कोई खास है नहीं। तो स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था मुझे भी यार कि हाँ भाई ये है भाई प्लेटो का एक आइडियल स्टेट, और आइडियल स्टेट के अकॉर्डिंग भारत का एक ऐसा राजा बन गया है। तो यही है एक आइडियल स्टेट प्लेटो का भी, ठीक है। यानी कि एक राजा का कोई परिवार या उसकी कोई अपनी निजी संपत्ति नहीं होगी। उसके लिए तो राजा के लिए पूरी प्रजा उसकी परिवार है, पूरी प्रजा उसकी प्रॉपर्टी है, सुरक्षा करना इसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। लेकिन आपको इसकी आलोचना भी करनी है। आलोचना ये करनी है, क्या आज के टाइम ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा कोई है जिसका कोई अपना ही परिवार ना हो? अब मोदी जी की बातों को दिल से मत लगा लेना भाई, मैं बता रहा था आपको एग्जाम्पल के तहत, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहानी है जो प्लेटो के चैप्टर्स में आपको मैं बताऊंगा, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, बहुत मस्त थ्योरी दी है प्लेटो ने ये, ठीक है। और ये सब्जेक्ट थोड़ा मेरा फेवरेट है, तो टॉपिक में घुस कर पढ़ाऊँगा आपको बड़े मज़े से। टेरेस बोल के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है उसकी आपको आलोचना करनी है। टेरेस बोल के द्वारा व्याख्या के विभिन्न स्कूलों मतलब वो वाला स्कूल नहीं जो हम स्कूल जाया करते थे, मतलब ब्रांचेस, अलग अलग प्रकार, ठीक है। आप यहाँ पे प्रकार समझ लेना, ठीक है। कहीं आप स्कूल लिख दो भाई, हाँ सुबह से शाम तक 9 से 12 बजे तक, 9 से 2 बजे तक। होता क्या था कि टेरेस बोल के द्वारा ये बताया गया कि व्याख्या करने के लिए हमें 2 प्रिंसिपल अपनाना चाहिए। पहला टेक्स्ट के रूप में टेक्सचुअल, और दूसरा कॉन्टेक्चुअल, यानी कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहिए। तो पहले हमें टेक्स्ट जो लिखे हैं हमें इसको समझना है। हम जो लिख रहे हैं आलोचनात्मक, कुछ कमी तो नहीं है इसके अंदर, टेक्सचुअल हो गया। कंसेप्चुअल या कॉन्टेक्चुअल, इसके अंदर क्या आ जाएगा कि आलोचनात्मक का मतलब क्या है ये भी तो पता होना चाहिए, कि उसकी बुराई भी बतानी है और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है हमें ये भी बतानी है। तो यहीं से बारी आती है टेरेस बोल की जो प्रिंसिपल है टेक्सचुअल
और कंटेक्चुअल के बारे में। ये चीज़ मैं टॉरिस बॉल वाले चैप्टर में आपको बड़े मस्त तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। चलिए, तो 2 प्रिंसिपल है। इस क्वेश्चन को घुमा के दिया जा सकता है। पहला ये फॉर्म में पूछने का, दूसरा फॉर्म इसमें पूछा जा सकता है। ये देख लीजिए, उपागमों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यानी कि आलोचना करना ही करना है। बच्चे काफ़ी यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि बोलते हैं कि आलोचनात्मक और परीक्षण का मतलब क्या होता है। देखिए, आपको बोला जाएगा क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए, तो क्रिटिकल मतलब आपको आलोचना भी देनी है, आपको तो एग्जामिन भी करना है, यानी क्या सही है क्या गलत है आपको ये भी बताना है। ऐसा नहीं कि आलोचना करते बस बुराई करते जाओ बुराई, इतना भर दो बुराई के टीचर बोले कि तू तो भाई लेफ्टिस्ट लगता है मेरे को यार, है ऐसा भी थिंकर या ऐसा भी थॉट्स आपका भी नहीं होना चाहिए। बैलेंस बना के चलना, यानी कि आपको प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट दोनों ही बताने हैं। और ये चीज़ आप बता लोगे इजीली जब आपके इसके पूरे प्रिंसिपल आपको पता होगा। अब ऑप्शनल पेपर ले रहे हो आप, यूपीएससी के अंदर है PSI यार, अब उसके अंदर बैलेंस नहीं बना के चलोगे मज़ा नहीं आएगा दोस्त यार। तो अभी से आपको ये हैबिट डेवलप करना होगा। चलिए नेक्स्ट, इस तरीके से पूछा जा सकता है। देखो, इसमें चैलेंजेस बोला गया आपसे। अब विवेचना बोला गया है, विवेचन कीजिए, तो लिख दिए सिर्फ विवेचन में क्या करना लिखना होता है हमें कि जो चैलेंजेस आते हैं बस वो लिख दो जो क्वेश्चन में पूछा गया है। अब इसमें कोई भी अपने आप को झाड़ना नहीं तो कि नहीं भाई इसमें ऐसा नहीं, ऐसा कर देना चाहिए। जहाँ पूछा गया वहीं पे लिखना है, जहाँ नहीं पूछा गया वहाँ मत लिखना, ठीक है। ये चीज़ आपको पहले से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, व्याख्या के विभिन्न पद्धतियों की संक्षिप्त में विवेचना कीजिए और इस संदर्भ में टॉरिस बॉल के बहुलवादी दृष्टिकोण के महत्व की व्याख्या कीजिए। अब एक क्वेश्चन को 3 से 4 तरीके से घुमा के दिया जा सकता है और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो आपको मैं समझदार नहीं या आपको मैं टॉपिक को समझाने वाला नहीं हूँ, उसे भी नहीं समझ लो बस लो काम खत्म हो गया। अब मैं आपको स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये DU वाले या भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर हो आप, क्वेश्चंस को चाहे वो किसी तरीके से घुमा ले, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। तो इसलिए सभी क्वेश्चंस को सभी एस्पेक्ट्स में हम समझेंगे। 6th क्वेश्चन क्या है, प्लेटो और एरिस्टो के न्याय के सिद्धांत की तुलना कीजिए। आखिर एक न्याय का मतलब क्या होता है? एक इंसान को उसका हक मिल जाना, उसके लिए जस्टिस है। लेकिन प्लेटो के लिए अलग न्याय है। एक राज्य में जो राजा है, एक आइडियल स्टेट में जो राजा बना हुआ है, वो अरिस्टोटल या जो प्लेटो का जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग राजा बनेगा तो बहुत समझ लो एक आइडियल स्टेट है वो। तो एक न्याय तभी होगा, सच्चा न्याय वही होगा जो एक आदर्श राज्य होगा, और आदर्श राज्य में एक आदर्श राजा होना चाहिए जैसा राजा प्लेटो चाहता है, तो इसके लिए वो न्याय होगा। एरिस्टोटल की अलग न्याय है। दोनों के लिए जो न्याय का थ्योरी है, जो जस्टिस की थ्योरी, मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है, जो मैंने आपको प्लेलिस्ट दिया है आप उसको में एक बार देख लेना। बाकी मैं चैप्टर्स में आपको क्लियर करूँगा ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़रूरी है, प्लेटो का न्याय का सिद्धांत आना ही आना है, क्लियर है, एग्जाम में ज़रूर आता है ये। इसको इस तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, राज्य व्यक्ति का विराट स्वरूप है। उपरोक्त कथन के संदर्भ में प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपसे सिर्फ प्लेटो का जस्टिस थ्योरी पूछ लिया जाएगा, या आपसे प्लेटो और एरिस्टोटल के बीच में कंपैरिजन पूछ लिया जाएगा। दोनों ही ईजी है क्वेश्चन को समझने के बाद। 8 क्वेश्चन पे आते हैं हम, प्राकृतिक अवस्था और राज्य पर होब्स के विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्राकृतिक अवस्था जस्ट एक इमेजिनेशन है होब्स की भी। देखो, लिबरलिज्म आपने सुना होगा, उदारवाद का पिता कहा जाता है जॉन लॉक को, लेकिन जॉन लॉक से पहले जो थ्योरी है वो होब्स ने ही दी थी, बट ये फादर नहीं कहला पाया। ये इसलिए क्योंकि इसने ये कहा कि सभी लोगों ने मिलकर स्टेट को अपना राइट दे दिया है, अब स्टेट सभी लोगों को रेगुलेट करेगा। लेकिन अब लोगों के पास ये राइट बिल्कुल भी नहीं है कि वो लोगों को हटा दे, यानी कि अब ऐसा नहीं है कि लोग मिलके अगर कोई स्टेट डिक्टेटर बन गया, अगर कोई तानाशाही बन गया राजा, तो लोगों को अधिकार नहीं है कि वो उस राजा को हटा दें। ऐसा इसलिए कि लोगों ने पहले ही दे दिया अपनी सारी शक्ति राजा को, भाई सौंप दिले भाई तेरे को जो मन कर मेरे ऊपर, लेकिन वो हटा नहीं सकता। तो होब्स ने ये कह दिया। अब इसके बाद जब जॉन लॉक आया उसने कहा कि नहीं भाई, जनता को राइट होना चाहिए लोगों में अपने राजा को हटाने का, अगर वो उसके नेचुरल राइट्स को सिक्योर या प्रोटेक्टिव नहीं कर पा रहा है तो यहीं से जॉन लॉक का कंसेप्ट आया, लेकिन इससे पहले होब्स ने दे रखा था। तो ये जो अवस्था ना, प्राकृतिक अवस्था, स्टेट ऑफ नेचर कहा जाता है इसको। इसी कंडीशन को एक इमेजिनेशन के थ्रू समझाया गया, यानी कि एक ऐसा टाइम था जब ना कोई स्टेट, ना कोई प्रॉपर्टी, ना कोई फैमिली, ना कोई बीवी, ना कोई बच्चे, और ना ही मतलब दोस्त कोई बंदी संधि, कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो इस कंडीशन में इंसान नेचर से उतना ही लेता था जितना वो एक टाइम पे खा सके। धीरे धीरे करके पॉपुलेशन बढ़ते चली गई। जब पॉपुलेशन बढ़ी, अब ये मत पूछना भाई फैमिली नहीं थी, बच्चे हैं, शादी वादी बंदी नहीं, तो पॉपुलेशन कहाँ से बढ़ गई, बस बढ़ गई, इमेजिनेशन है भाई, ठीक है। और ये बढ़ते चली गई। बढ़ने के बाद लोगों में लालच आ गया, लोग स्वार्थी बन गए,
लोगों ने रिसोर्सेज को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या हुआ, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई, यानी कि भाई जो ताकतवर था लोगों को सताने लग गया। तो सभी लोगों ने मिलकर एक ऐसे इंसान को अपनी पावर्स को सौंप दी, यानी अपनी सहमति दे दी कि भाई तू है जो अब हम सबकी सुरक्षा करेगा। तो वो वही इंसान आगे चल के स्टेट बना। स्टेट तो जस्ट एक इनविजिबल है, वो दिखता थोड़ी है। तो स्टेट को चलाने वाला तो राजा होता है मेरे दोस्त, वही राजा अब सभी लोगों को सिक्योर करेगा। तो यहीं से स्टेट बनता है। स्टेट पहले नहीं था, स्टेट को लोगों ने अपने राइट्स को या अपनी सुरक्षा के लिए बनाया है। तो यहीं से स्टार्ट होती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी, सामाजिक समझौता, यानी कि लोगों और स्टेट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है स्टेट तो लोगों का अधिकार है कि इस स्टेट को हटाए, यानी कि इस स्टेट में जो राजा है उसको हटा दे, दूसरा राजा बना दे। तो यहाँ से कंसेप्ट आती है स्टेट ऑफ नेचर की और होप्स के कंसेप्ट की। मैंने होप्स को बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, मैंने जोन लोग को भी वो समझाया हुआ है। तो मैं जो वीडियो दूंगा आपको प्लेलिस्ट में, उसमें सारी वीडियोस आपको सीक्वेंस में देख लेना है। क्लियर है? जब तक आप इन वीडियोस को देख के रखना, जब तक नेक्स्ट वीडियो में जो जो टॉपिक नहीं है मैं उनको समझा दूंगा। सही आइडिया है ना, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको वर्डन कम लगे। हाँ जी, तो इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को आप देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अदरवाइज जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आप उसमें भी जरूर ज्वाइन हो जाना, ताकि आपको मैं PDF वहीं पे प्रोवाइड कर दूँ। टेलीग्राम में ज्वाइन होने के लिए फ्री कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, हो जाइए उसके अंदर ज्वाइन, PDF मिल जाएगी आपको। एंड 9th क्वेश्चन क्या है, होप्स के सामाजिक अनुबंध। यही जो आपको बताया मैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये वही है जो होप्स वाली में भी आपको वीडियोस देने वाला हूँ, उसमें मैंने आपको सब कुछ ही समझा दिया है। इसके बाद जोन लोग के प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत है, आना ही आना भाई, एग्जाम के अंदर करना ही करना पड़ेगा। जॉन रॉल्स भाई फादर ऑफ लिबरलिज्म, इसने बताया ना कि जो प्राकृतिक अधिकार है, जो नेचुरल राइट्स हैं, राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये 3 जो राइट्स हैं ये इंसान के नेचुरल राइट्स हैं। जीवन का अधिकार यानी कि लाइफ, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति। ये 3 राइट्स हमें भगवान ने, नेचर ने दिया है, हमें प्रकृति ने दिया है हमें। अब कोई माइकल लाल नहीं है जो धरती पे इसको छीन ले हमसे, ना स्टेट ना कोई इंसान। स्टेट को बनाया ही इसलिए गया है ताकि वो इन राइट्स को प्रोटेक्टिव रखें। ये थ्योरी है जो उन लोग की नेचर है, ठीक है, नेचुरल राइट्स की थ्योरी कह सकते हो आप इसको। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, अब इसी वीडियो में पूरे क्वेश्चन को डीपली नहीं समझा रहा दोस्त, मैं सिर्फ हल्के में समझा रहा हूँ, क्योंकि इन सबको मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है। जो डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक दिया है उसमें आप इसको देख भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, प्लेटो के दार्शनिक राजा रानी की संकल्पना, यानी कि एक राजा कैसा होना चाहिए, ये जो प्लेटो की जो थ्योरी है इसके बारे में बताना है। और इस क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाकर पूछा जा सकता है। मेरा फेवरेट आ गया दोस्त अब क्वेश्चन, वो है मैकियावेली। मैकियावेली भी आधुनिक यानी कि मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का फादर कहा जाता है। किसको? मैकियावेली को। इसने मॉडर्न टाइप में बताया कि एक राजा कैसा होना चाहिए। एक राजा को शेर और लोमड़ी दोनों की चाल अपने अंदर रखना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ जाए तो राजा की तरह फुल, शेर की तरह फुल ताकतवर बनकर आए, और जब लगे कि नहीं बेटा निकल लो यहाँ से, साफ रास्ता है, तो लोमड़ी की चाल बहुत तेज होती है, फटाफट वहाँ से निकल ले। एक राजा को कभी भी कोई गलत काम या किसी को कुछ करवाना भी हो तो वो खुद नहीं करना चाहिए, वो किसी और से करवाना चाहिए, ताकि प्रजा राजा को ना देख उस बंदे पे देखे जिससे राजा ने वो काम करवाया है। तो मैकियावेली की जो थ्योरीज वगैरह है वो काफ़ी दमदार है। एक राजा कैसा होना चाहिए, स्टेट का रिलेशन पॉलिटिक्स से किस तरीके से हो, रिलीजन से कैसे हो, क्योंकि इसने स्टेट और रिलीजन को दोनों को अलग कर दिया है। तो काफ़ी सारी थ्योरीज है इसके अंदर मैकियावेली की। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा है कि शास्त्रीय यानी कि प्राचीन एंशिएंट टाइम, मॉडर्न यानी कि मॉडर्न, इन दोनों के बीच में सेतु का काम किया है किसने? मैकियावेली ने। और उसको घुमा के दिया जा सकता है नैतिकता और शासन कला पर मैकियावेली के विचारों की विवेचना कीजिए। ठीक है, डिस्कस करना है आपको मैकियावेलीज व्यूज ऑन मोरालिटी एंड स्टेट क्राफ्ट। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैकियावेली पे, मेनली यही क्वेश्चन उठकर आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, मैकियावेली पर राजनीति को शासन कला के रूप में समझता है, उसके राजनीति की इस संकल्पना की सीमाओं की विवेचना की थी। यानी कि मैकियावेली की थॉट्स तो बताने ही बताने, अब इसमें आपको सीमाएं भी बतानी है। सीमाओं का मतलब यहाँ पे सिंपल क्या होता है, लिमिटेशन, दैट मीन्स आलोचना। ठीक है, क्रिटिसिज्म बताना है आपको, आलोचना मतलब सिंपल यहाँ पे क्रिटिसाइज करना है इस टॉपिक को। तो मैकियावेली ने स्टेट पे बताया है राजा कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर इसने मैकियावेली अपनी थ्योरीज दी है। तो मैकियावेली को काफ़ी तरीके से घुमा के दिया सकता है। कुछ सालों से ये पूछा जाता था मैकियावेली के ऊपर कि मैकियावेली पुनर्जागरण का शिशु है, शिशु मतलब बच्चा है। इस कथन के संदर्भ में प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक
ठीक है। मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का ये फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर है, इसलिए इसको बच्चा भी कहा जाता है, एक शिशु कहा जाता है। उसी टाइम ये मतलब कि इसके विचार निकले, पैदा हुए सोसाइटी के अंदर, इसलिए ये मतलब नहीं कि हाँ बच्चा सा छोटा सा दूध पीता हुआ, ऐसा नहीं, मतलब समझ लेना, ठीक है। मैकियावेली को अपने समय का शिशु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कि जो उस टाइम इसके विचार थे वो उस टाइम इसलिए पैदा हो पाए पुनर्जागरण काल के बाद, जो कहीं भी नहीं थे मॉडर्न टाइम में। तो इसने क्रांति सिला दी इटली के अंदर, जर्मनी के अंदर, एक रिनेंस यानी कि जो पुनर्जागरण का काल था कि लोगों में फिर से बुद्धि को जगाना है, स्टेट गलत कर रहा है तो उसको क्रिटिसाइज भी करना है, या क्योंकि चर्च का बोलबाला हुआ करता था मिडिएवल टाइम के अंदर, तो स्टेट के ऊपर से रिलीजन को अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। तो यहीं से मैकियावेली का कंसेप्ट निकल कर आया। इसके बाद लास्ट में मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी दिए जा रहा हूँ, इनकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है अच्छे तरीके से, क्योंकि चारों में से आने ही आने आपके पेपर में, ठीक है। पहला है प्लेटो द्वारा लोकतंत्र की आलोचना की गई है। अरिस्टोटल का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, अरिस्टोटल ने अपने सिटीजन के ऊपर अपने जो थॉट्स दिए वो बताना है, और मैकियावेली का रिपब्लिक स्टेट कैसा होगा, ये 4 इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चंस बताए गए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएगा। अब जो मेरी जो प्लान है आप वो सुनना आप, ठीक है। सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी आपको प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है उस पर क्लिक कीजिए, उसमें काफ़ी सारी वीडियोस आ जाएगी। जो जो वीडियोस अपलोडेड है टॉपिक्स के ऊपर आप उनको सीक्वेंस में देख लीजिए। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से, जैसा कि आपको एग्जाम में लिखना है, इंट्रोडक्शन के साथ टू द पॉइंट्स, ग्राफ्स, क्रिटिसिज्म, एवोल्यूशन एंड कंक्लूजन, सब कुछ मिलाकर एक आंसर्स को प्रिपेयर करके नोट्स बनाया गया। आप उस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, उसके लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम में ज्वाइन जरूर हो जाना, जहाँ पे आपको मैं सारी डिटेल्स वगैरह सेंड करूँगा। नोट्स आप manishparmanotes.com से भी ले सकते हो। ये वीडियो कैसे लगी नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।